हेलो, आज हम देखने वाले हैं डेटा साइंस फील्ड के बारे में। आप नीचे एक लाइन देख रहे होंगे, डोर टू फ्यूचर। इस लाइन का मतलब आपको कुछ ही देर में समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं इस इंटरेस्टिंग फील्ड को, डेटा साइंस को। सबसे पहले मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। सबने ऑब्वियसली यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, अमेजॉन ये सब चलाया होगा। कभी किसी ने सोचा है कि यूट्यूब का रिकमेंडेशन सिस्टम इतना परफेक्ट कैसे है, नेटफ्लिक्स का रिकमेंडेशन इतना परफेक्ट कैसे है, अमेजोन का भी रिकमेंडेशन इतना परफेक्ट कैसे है? सबका एक ही आंसर मिलेगा आपको। डेटा, जो भी आप सर्चेस करते गए, जो भी आप प्रोडक्ट्स लेते गए, जो भी आप मूवीज देखते गए नेटफ्लिक्स पे, उसका डेटा नेटफ्लिक्स, अमेजोन इन सब के पास है। तो आपका डेटा, आपका डेटा एक ट्रेंड शो करता है उनको। जैसे अमेजोन पे आप मोस्टली मान लो कि कोई सा भी एक प्रोडक्ट ले लो, जो जैसे कि फॉर एग्जांपल क्रिकेट बैट सर्च कर रहे हो, तो जब अगली बार आप वापस आओगे तो वो आपको रिकमेंड क्या करेगा? क्रिकेट बैट। तो उसे लगता है कि आप क्रिकेट बैट सर्च कर रहे हो बेटर परचेजिंग के लिए, इसलिए वो आपको सजेशन देता है। ठीक है। अब नेटफ्लिक्स पे भी यही कॉन्सेप्ट है, सेम। आपने जिस जेनर की मूवी देखी है, अगली मूवी भी वही नेटफ्लिक्स वही रिकमेंड करेगा जो सेम जेनर की होगी। ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि हम ऐसी चीजों पे गौर नहीं करते, मगर हम आसपास देखते तो हैं। ये सब पॉसिबल कैसे हो पाया? ये सब पॉसिबल हो पाया डेटा से। डेटा के डेटा अब इतना बढ़ चुका है, हम उस डेटा से फ्यूचर तक प्रिडिक्ट कर सकते हैं, या अगला आपका कोर्स ऑफ एक्शन हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो डेटा की स्टडी के लिए डेटा की स्टडी के लिए एक फील्ड बनाई गई। कॉमन फील्ड बोल सकते हो आप, क्योंकि आज इसकी मार्केट में बहुत डिमांड है। तो उस फील्ड का नाम है डेटा साइंस। तो देखते हैं इस फील्ड के बारे में, जानते हैं कुछ और अच्छी चीजें। तो पहली चीज, आप डेटा साइंस में सीखने क्या क्या वाले हैं, देखते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि कंप्यूटर को आपको कोई बात समझानी है तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिक्वायर्ड होगी। तो यहाँ पर हम पाइथन यूज में ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप डेटा साइंस के एप्लीकेशन या डेटा साइंस का प्रोजेक्ट किसी और लैंग्वेज में नहीं बना सकते। पाइथन सूटेबल इसलिए है क्योंकि पाइथन में मोस्ट वाइडली यूज लाइब्रेरीज है, जो कि डेटा साइंस में हमें काफी मदद करती है। देखते हैं कि आप क्या क्या सीखने वाले हो। पहला, आप कोर पाइथन सीखोगे। दूसरा, नमपाई, पांडास, सीबॉन्ड, मैटप्लॉटलिब, scikit-learn। तो इन लाइब्रेरीज से आप कोई सी भी डेटा साइंस प्रोजेक्ट बना सकते हो, कोर डेटा साइंस प्रोजेक्ट। अब इन लाइब्रेरीज के अपने अपने यूज केसेस हैं, मगर उससे पहले मैं एक बात हाईलाइट करना चाहूंगा। इन सब लाइब्रेरीज से काम करने के लिए आपको पाइथन आनी चाहिए, क्योंकि पाइथन में ही बनी हुई है ये लाइब्रेरीज। एक एक करके हम इन लाइब्रेरीज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। हर लाइब्रेरी के बारे में एकदम जानेंगे कि कब कौन सी लाइब्रेरी हमें यूज लेनी चाहिए, कौन सी लाइब्रेरी कौन सा यूज केस सॉल्व करती है। तो पहली लाइब्रेरी पे अपन आते हैं, नमपाई। मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बोलूंगा, आप उसे नोट करें। पहला पॉइंट, एक अच्छा स्टैटिस्टिशियन एक डेटा साइंटिस्ट पहले से ही है। एक अच्छा स्टैटिस्टिशियन एक अच्छा डेटा साइंटिस्ट पहले से ही है। कुछ मिथ की बात करता हूं। अब लोगों को मिथ है कि डेटा साइंस फील्ड में हमें मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा आती है, ऐसा लोग सोचते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट एक नॉर्मल लेवल तक ही आती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कुछ टॉपिक्स के नाम मैं बताऊंगा, जब आप मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे आपको उतना ही पार्ट आना चाहिए मैथमेटिक्स का। ये लोगों ने फेक हाइप बना रखी है, या फेक मिथ बना रखा है बहुत बड़ा, कि आपको मैथमेटिक्स आनी चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये दो बातें आप नोट करके रखें, ठीक है। तो अब हम जानते हैं नमपाई के बारे में। मैंने स्टार्टिंग में एक लाइन बोली थी कि एक अच्छा स्टैटिस्टिशियन एक अच्छा डेटा साइंटिस्ट ऑलरेडी है। तो जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है हमारा, और जो मैथमेटिक्स वाला पार्ट है, वो हम नमपाई की मदद से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पांडास डेटा एनालिसिस में काम आती है। अब डेटा एनालिसिस क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आपके पास
आईपीएल का डेटा सेट है। मैं उम्मीद करता हूँ सब फैमिलियर होंगे इस टर्म से आईपीएल। फॉर एग्जांपल आपके पास 2008 से लेके 2020 तक का डेटा सेट है। अब डेटा सेट क्या होता है मैं आगे बताऊंगा। आप ये मान लीजिए कि आपके पास डेटा है। अगर उस डेटा से मैं आपसे पूछूं कि ऐसा कौन सा प्लेयर है जिसने सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीते हैं, ऐसा कौन सा बॉलर है जिसने सबसे ज्यादा विकेट्स लिए हैं, ऐसा कौन सा ऐसी कौन सी टीम है या ऐसा कौन सी टीम है जो सबसे ज्यादा मैच हारी है, ऐसा कौन सा प्लेयर है जो सबसे ज्यादा बार जीरो पे आउट हुआ है, तो आप मुझे बता सकते हो उस डेटा को देखकर, क्योंकि आपके पास 2009 से लेकर 2020 तक का डेटा है। तो डेटा के आधार पर हम क्वेश्चंस का आंसर देते हैं, वो पार्ट कहलाता है डेटा एनालिसिस। ओके, तो डेटा एनालिसिस हम करेंगे पांडास से। अब सीबॉर्न, मैटप्लॉटलिब, ये दोनों ही लाइब्रेरी कॉमन यूज केस सॉल्व करती है। एक जनरल कॉमन सी बात है, आपको फिगर्स याद नहीं रहेंगे, आपको ग्राफ याद रहता है। आप कोई ग्राफ देखते हो तो आपको याद रह जाता है, बोले ऐसे ये कैटेगरी का ग्राफ बहुत ऊपर था तो ये कैटेगरी मोस्ट ट्रेंडिंग में है। तो अगर हमें ग्राफ बनाने हैं तो हम इन दो लाइब्रेरीज का इस्तेमाल करते हैं, सीबॉर्न और मैटप्लॉटलिब। और इसको शॉर्ट में हम एसकेएलएन बोलते हैं, जो साइकिट-लर्न है। तो एसकेएलएन लाइब्रेरी आपको मशीन लर्निंग मदद करती है। मशीन लर्निंग क्या होती है हम आगे बात करेंगे। मशीन लर्निंग के 3 टाइप्स होते हैं, मगर ये 2 टाइप्स की यूज केस आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। पहला टाइप है सुपरवाइज मशीन लर्निंग, दूसरा टाइप है अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग। ठीक है, अब मैंने ये पॉइंट्स आपको बताए थे पहले, मगर कुछ ऐसे पॉइंट्स हो सकता है जो काफी इंपॉर्टेंट हो आपके लिए, तो आप इन्हें नोट करें। सबसे बड़ी बात, लोग जब डेटा साइंस के करियर में आते हैं तो उन्हें लगता है कि क्या वो इस करियर को ऑप्ट कर पाएंगे या कर पाएंगे इसमें अच्छी तरह से सरवाइव। सबसे बड़ा पॉइंट हमारा ये आता है कि पाइथन हमें सीखनी होती है इनिशियल लेवल पे। क्या पाइथन कोई भी बंदा सीख सकता है काफी आसानी से? बिल्कुल, पाइथन कोई भी बंदा आसानी से सीख सकता है। पाइथन बहुत ही सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आसानी से समझी जा सकती है। ठीक है, पांडास इज यूज फॉर डेटा एनालिसिस, ये मैं आपको बता चुका हूँ। सीबॉर्न एंड मैटप्लॉटलिब विजुअलाइजेशन के लिए यूज होती है। अब इन दोनों में फर्क क्या है? अब दो चीजें एक ही काम में आ रही है तो कोई लॉजिक नहीं है उसका, मगर इन दोनों में कुछ डिफरेंसेस होंगे जिसकी जिसकी वजह से ये दो लाइब्रेरीज एग्जिस्ट करती है। तो मैटप्लॉटलिब एक कोर लाइब्रेरी है ग्राफ्स बनाने के लिए। आपको मान लीजिए कुछ अच्छी स्टाइलिंग करनी है, कुछ 3D ग्राफ्स वगैरह बनाने हैं, तो आप उसके लिए सीबॉर्न यूज कर सकते हैं। मैटप्लॉटलिब से भी कर सकते हैं, मगर मैटप्लॉटलिब में आपको ज्यादा कोड लिखना पड़ेगा, और ज्यादा कोड लिखोगे तो ज्यादा टाइम जाएगा। टाइम इज मनी। ओके, तो आगे हम देखते हैं एनाकोंडा। ये एनाकोंडा एक फ्रेमवर्क है, कोई स्नेक नहीं है। ठीक है, इस फ्रेमवर्क में ही हम कोड लिखेंगे, इस फ्रेमवर्क में ही कोड हम एग्जीक्यूट करेंगे। ये जो बेसिक लाइब्रेरीज है जो डेटा साइंस में काम आएंगी, एनाकोंडा आपको प्री इंस्टॉल्ड देगा। और मैंने नंपाई के बारे में आपको बताया, जैसे कि नंपाई से हम कैलकुलेशंस वगैरह कर सकते हैं और एरे क्रिएट करते हैं। अब एरे क्या होती है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर किसी ने प्रोग्रामिंग पहले कर रखी है तो उसको पता होगा एरे क्या होता है। यूसेज एरिया ऑफ डेटा साइंस, सबसे बड़ा पॉइंट। कोई भी हम करियर ऑप्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि इसका स्कोप क्या है, अभी कौन कौन से एरियाज में ये हमारा करियर ऑप्शन काम आ सकता है। एक्चुअली डेटा साइंस का करियर ऑप्शंस काफी जगह है, मगर मैंने कुछ मेजर पॉइंट्स लिस्ट किए हैं आप। ठीक है, हेल्थ केयर, बिजनेस इंटेलिजेंस, बैंकिंग, ई कॉमर्स, सेल्फ ड्राइव कार्स। ठीक है, अब मैं एक एक करके बात करता हूँ। हेल्थ केयर, आप सब देख रहे हैं कि 2020 से कोविड आया था और काफी कुछ प्रॉब्लम्स इंडिया को फेस करनी पड़ी थी। अब बीच में कुछ ऐसे भी सॉल्यूशंस आए थे कि आप सिर्फ अपनी एक्सरे इमेज और सीटी स्कैन इमेज से ही डिटेक्ट कर पाओगे कि आपको कोविड है या नहीं। ये किसकी एप्लीकेशन है? ऑब्वियस बात है, आप सब बोलोगे मशीन लर्निंग की एप्लीकेशन है। बिल्कुल है, मगर ये पॉसिबल कैसे हुआ? आपके पास इतना डेटा है,
इसलिए पॉसिबल हो पाया कि आप उसे क्लासिफाई कर पाओ कि हमें कोविड है या नहीं, या कौन कितने लेवल तक का कोविड है। ठीक है। दूसरी फील्ड हमारी आती है बिजनेस इंटेलिजेंस। ये मेरी सबसे इंटरेस्टिंग फील्ड में से एक है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा है कि आप जब बाजार में जाते हो, ग्रोसरी स्टोर में मान लो, तो वहां पे आइटम्स वो रखे होते हैं आसपास जो आपस में रिलेटेड हो। ऐसा आइटम नहीं मिलेगा आपको कि फॉर एग्जांपल आप टूथब्रश की रैक में टूथब्रश लेने गए हो और वहां पे आपको कोल्ड ड्रिंक मिल जाए। ऐसा ऐसा पॉसिबल ही नहीं। ऐसा अब ये किया क्यों नहीं जाता? ये जनरल ह्यूमन टेंडेंसी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप टूथपेस्ट खरीदते हो तो मोस्ट 99% चांसेस है कि आप टूथब्रश खरीदोगे, तो आप देखोगे कि जहां टूथपेस्ट रखा हुआ था उसके बगल में टूथब्रश होगा। ये कैसे पता चला? कंपनीज ने यूजर के बिहेवियर को पहले स्टडी किया। स्टडी करने के लिए हमें डेटा की रिक्वायरमेंट थी। उसके बाद कंपनी ने एनालिसिस करके रिजल्ट निकाला तो पता चला कि अगर हम इंटर रिलेटेड आइटम्स आसपास रखेंगे तो सेल के ज्यादा चांसेस है। कई बार ऐसा होता है कि हम मार्केट में कोई एक प्रोडक्ट लेने के लिए जाते हैं मगर हम एक से ज्यादा प्रोडक्ट लेके आते हैं। ये सब ये सब इसी का खेल है। ठीक है। बैंकिंग, आजकल बैंकिंग में काफी सारे फ्रॉड्स होते हैं। मतलब कई लोग क्रेडिट कार्ड का बिल पे नहीं करते हैं, कई लोग ईएमआईज वगैरह नहीं देते हैं। तो आपने क्रेडिट स्कोर नाम का एक नाम सुना होगा। ये क्रेडिट स्कोर पहले क्यों नहीं था, या पहले भी काफी पहले से एग्जिस्ट नहीं करता था। ठीक है। अब क्रेडिट स्कोर आया क्यों? जो भी आपके प्रीवियस रिकॉर्ड्स हैं, आपने ईएमआईज पे करी है नहीं करी है, उसके उसके बेसिस पे आपका क्रेडिट स्कोर चेंज होता है। ठीक है। तो ये भी आपके डेटा से एनालिसिस करके बताया गया कि अगर कोई दूसरा कस्टमर जो पहले से ईएमआई पे कर रहा है, अगर कोई नया प्रोडक्ट क्रेडिट पे लेता है तो क्या वो उसे पे कर पाएगा या नहीं। तो ई कॉमर्स में भी काफी काम में आने लगा। और ई कॉमर्स में मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था। ई कॉमर्स का मेरा एग्जांपल था कि सबसे पहले मैंने आपको बताया था रिकमेंडेशन सिस्टम, जो अमेजोन में काफी क्लीनली बना रखा है। मोस्ट ऑफ द टाइम एकदम सही रिकमेंडेशन सिस्टम देता है। और बैंकिंग की अपन ने बात कर ही ली, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन हो गया, आपका क्रेडिट स्कोर निकालना हो गया। ठीक है। अब आखिरी और मोस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट, सेल्फ ड्राइव कार्स। मशीन लर्निंग की एप्लीकेशन, ऑब्वियस सी बात है। ये कैसे पॉसिबल हुआ? फॉर एग्जाम्पल आप क्लासिफाई कैसे करते हो कि आपके सामने कौन सा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है? आप क्लासिफाई करते हो क्योंकि आपको पता है उस ऑब्जेक्ट के बारे में, आपने लर्न कर रखा है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास लैपटॉप है तो आप आइडेंटिफाई करते हो कि वो लैपटॉप है। अगर आपके पास कोई दूसरा ऑब्जेक्ट पड़ा है आपके आसपास, फॉर एग्जांपल कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट, तो आप उसे आइडेंटिफाई करते हो कि इस ऑब्जेक्ट का नाम ये है और इसका काम ये है, क्योंकि आपने याद कर रखा है, आपने लर्न कर रखा है। तो सेल्फ ड्राइव कार्स भी किसका एग्जाम्पल है? मशीन लर्निंग का। क्या किया गया? खूब सारे ऑब्जेक्ट्स लिए गए, ट्रेनिंग की गई, टेस्टिंग की गई और फिर प्रिडिक्शन दिए गए। अब ये ट्रेनिंग, टेस्टिंग, प्रिडिक्शन ये क्या होता है, इसकी बात मैं अभी करता हूं। अच्छा देखो, आप एग्जाम देने जाते हो, ठीक है। एग्जाम देने से पहले आपको कुछ पढ़ना तो पड़ेगा ना, तभी एग्जाम में पास हो पाओगे। अब जो आप पढ़ रहे हो वो आपके लिए ट्रेनिंग है। जो आप पढ़ रहे हो, आपने मान लो 5 चैप्टर पढ़े, तो आपने 5 चैप्टर की ट्रेनिंग की हुई है। मतलब इसमें से अगर कुछ आएगा तो आप आंसर दे पाओगे। फिर हम एग्जाम देने जाते हैं तो हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं कि आपका टेस्ट है, आप देखते हैं आप पास कर पाते हो या नहीं। तो हम टेस्ट देते हैं, फिर हमारा स्कोर आता है, जो भी हमने मार्क्स स्कोर किए होते हैं। ये कॉमन यूज केस मशीन लर्निंग भी फॉलो करती है। ठीक है। हमें डेटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना होता है, ट्रेनिंग और टेस्टिंग। टेस्टिंग के जो आंसर आते हैं और हमारे पास उसके आंसर्स होते हैं, तो हम मैच करते हैं कि कितने परसेंट आंसर सही गए, वो हमारी एक्यूरेसी हो जाती है। ठीक है। तो आपने क्या समझा? हमें मशीन लर्निंग जो भी हम मशीन लर्निंग करना चाहते हैं, किसी भी डेटा पे कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, तो हमें डेटा को स्प्लिट करना पड़ेगा 2 सेक्शन में। ये केस सुपरवाइज मशीन लर्निंग का केस है। सुपरवाइज मशीन लर्निंग क्या होती है? सुपरवाइज मशीन लर्निंग
फॉर एग्जाम्पल आपको टारगेट पता है, मान लो कि मैंने आपको एक्सेल फाइल में 2 कॉलम दे रखे हैं, स्टूडेंट का नाम, आवर्स स्टडीड और मार्क्स। आपने देखा अगर कोई स्टूडेंट 1 घंटे पढ़ता है तो उसके 10 मार्क्स आते हैं, 2 घंटे पढ़ता है तो 20 मार्क्स आते हैं, 3 घंटे पढ़ता है तो 30 मार्क्स आते हैं। अब मैंने आपसे पूछ लिया अगर कोई स्टूडेंट 6 घंटे पढ़ता है तो कितने मार्क्स आएंगे? आपने आंसर दिया 60, क्योंकि आपने उसमें कॉमन फॉर्मूला देख लिया। ठीक है, आपको पता था कि आपको मुझे बताना क्या है, मैंने आपसे पूछा कि आप मुझे मार्क्स बताओ, तो हमें यहाँ पे टारगेट पता है, तो ये है सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। ओके, ये हमारा कोर्स कंटेंट है। कोर्स कंटेंट में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। कोर पाइथन, स्टैटिस्टिक्स, नमपाई, पांडा, सीबॉर्न, स्टेकिट-लर्न, फीचर सिलेक्शन और फीचर इंजीनियरिंग। मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ाया जाता है। ये टॉपिक ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फीचर सिलेक्शन और फीचर इंजीनियरिंग और सुपरवाइज एंड सुपरवाइज मशीन लर्निंग, ये हम देखने वाले हैं। अब मैंने इतनी बात करी डेटा साइंस फील्ड की और आप सोच रहे हो कि कंपनी यहाँ पे 4 ही है, ऐसा नहीं है। कंपनीज काफी सारी है, इतनी सारी है कि कई स्लाइड्स छोटी पड़ जाएगी, इसीलिए मैंने मेजरली जो टेक जाइंट्स हैं उन्हीं को यूज में लिया है। गूगल की बात करें तो कई बार क्या होता है कि जो आप लिखने वाले हो तो गूगल पहले लिख लेता है। क्या किसका एग्जाम्पल है ये ये डेटा साइंस फील्ड का एग्जांपल है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एक ब्रांच होती है जिसमें आप आपके लिखे हुए टेक्स्ट को एनालिसिस करते हो और रिजल्ट देते हो। ठीक है, जैसे आप एनएलपी का एग्जांपल क्या है, एनएलपी का एग्जांपल हो गया सीरी, गूगल असिस्टेंट, ये सब एनएलपी के एग्जांपल। आप अपनी वॉइस में बोल रहे हो या अपने ही शब्द बोल रहे हो, मगर कंप्यूटर को हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं आती, कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी समझता है। उसे हम समझाते हैं कि हम कहना क्या चाहते हैं अपनी लैंग्वेज, तो कंप्यूटर से हम अपनी लैंग्वेज में काम करा रहे हैं, या आप कह सकते हो एनएलपी का एक छोटा सा एग्जांपल है। ठीक है, फेसबुक का फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स एल्गोरिथम, फेसबुक का फ्रेंड्स रिकमेंडेशन सिस्टम काफी एक्यूरेट है। मोस्टली आप देखोगे कि जो आपका फ्रेंड है उसके फ्रेंड को रिकमेंड करता है फेसबुक आपको। स्पॉटिफाई में भी आपने देखा होगा, आपके बेस्ड ऑन इंटरेस्ट वो सॉन्ग्स देता है आपको, जैसे जैसे आप स्पॉटिफाई यूज करते जाते हो उसका रिकमेंडेशन बदलता जाता है। नेटफ्लिक्स और अमेजोन के बारे में सब जानते ही हैं, इसके बारे में डिस्कस करने की कोई नीड नहीं है। अब कोई भी हम करियर लेते हैं तो मैंने ये बात पहले भी बोली थी, अगर कोई भी करियर चूज करता है कोई भी स्टूडेंट, तो वो ये देखता है कि क्या इसमें स्कोप है, क्या इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। डेटा एनालिसिस वाला पार्ट बताया, अगर वो काफी आपने अच्छा कर लिया तो आप डेटा एनालिस्ट बन सकते हो। और एमएल इंजीनियर, मशीन लर्निंग इंजीनियर, आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो विद द यूज ऑफ डेटा, और आप प्रिडिक्शन दे सकते हो। मैंने आपसे पूछा था अभी एक क्वेश्चन कि अगर कोई स्टूडेंट 6 घंटे पढ़ेगा तो उसके कितने मार्क्स आएंगे। ये फ्यूचर बता रहा हूं मैं, वो पढ़ नहीं रहा है। ये क्या है, मशीन लर्निंग का एग्जांपल है। मशीन लर्निंग में बेसिकली हम 2 तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं सुपरवाइज मशीन लर्निंग में। पहली होती है क्लासिफिकेशन बेस्ड, दूसरी होती है रिग्रेशन बेस्ड। फॉर एग्जांपल मान लो कि आप जयपुर में रहते हैं, आपको मैंने जयपुर का डेटा दे दिया। अब डेटा किस चीज का, डेटा मैंने आपको दिया जयपुर के टेम्परेचर का। ठीक है, मतलब 2020 से लेकर 21 तक का जितना भी अभी करंटली 2021 चल रहा है उतना डेटा मैंने आपको दे दिया। अब आपसे पूछा गया है कि एक एवरेज बताओ कि 2022 में टेम्परेचर लगभग कितना रहेगा। ये क्या है, रिग्रेशन बेस्ड प्रॉब्लम है। ये नंबर 22.0 भी आ सकता है, 22.3 भी आ सकता है, 33.3 भी आ सकता है, ये कंटिन्यूस नंबर। ये क्या है, रिग्रेशन बेस्ड प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड। फॉर एग्जांपल मैंने आपको इमेजेस दे दी, अब इमेजेस मैंने दी है तो मेरी, और आपके पास आपकी इमेजेस हैं, और मैंने एक इमेज दे दी डॉग की। ठीक है, अब मैंने आपसे पूछा कि आप क्लासिफाई करो कि मेरी कौन सी इमेज है
आपकी कौन सी है और डॉग की कौन सी है। आप बोलोगे ये तो बहुत सिंपल है, मैं क्लासीफाई फटाफट कर दूंगा, मगर अब यही काम हमें कंप्यूटर से करवाना है, तो ये मशीन लर्निंग की क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम ही है। ठीक है, अब मशीन लर्निंग की हमने बात करी। अब सबसे जो मेन फील्ड है, जो डेटा साइंस की फील्ड को जो लोग स्टडी करते हैं, डेटा साइंटिस्ट ही बना जाते हैं। अब डेटा साइंटिस्ट मैंने सबसे नीचे क्यों लिखा हुआ है? डेटा साइंटिस्ट जब तक, जबकि सब लोग बनना चाहते हैं जो डेटा साइंस फील्ड में जाते हैं, मगर डेटा साइंटिस्ट फील्ड में आपको सबकी नॉलेज होनी चाहिए। सबकी मतलब ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया की नॉलेज चाहिए आपको, आपको चाहिए डेटा एनालिस्ट की भी नॉलेज होनी चाहिए, आपको मशीन लर्निंग की भी नॉलेज होनी चाहिए, आपको डीप लर्निंग की भी नॉलेज होनी चाहिए। कुछ टर्म्स में मैंने आपको बोला जो काफी आपको हार्ड लगेंगे सुनने में, कि ये आपको पता नहीं होंगे, डीप लर्निंग, ये आपको आगे बताऊंगा। तो आपके नाम के आगे डेटा साइंटिस्ट लग रहा है, मतलब आपको जो भी आप काम कर रहे हो उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। आप मशीन लर्निंग रिलेटेड से काम कर रहे हो तो मशीन लर्निंग की सुपरवाइज मशीन लर्निंग, अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग भी होती है और डीप लर्निंग भी होती है, सब पता होना चाहिए। डेटा एनालिसिस वाला पार्ट आना चाहिए तब आप, और डेटा माइनिंग, डेटा वेयर हाउसिंग, ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं वो भी आपको पता होने चाहिए, तब आप एक प्रॉपर डेटा साइंटिस्ट बन पाओगे। इसलिए मैंने इसको नीचे लिखा। ठीक है, मोस्टली जो लोग डेटा साइंस को फील्ड को स्टडी करने के बाद बनते हैं या करते हैं करियर परस्यू, वो करते हैं मशीन लर्निंग इंजीनियर। ठीक है, ये काफी इंटरेस्टिंग फील्ड है। अभी अपन ने इसकी बात करी मशीन लर्निंग की, आपको लग भी गया होगा ये काफी इंटरेस्टिंग फील्ड है। अब कोई भी स्टूडेंट आता है तो नॉर्मल सी बात है, किस हर इंस्टीट्यूट में उसका कोई ना कोई अमाउंट चार्ज किया जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई स्टूडेंट अमाउंट दे रहा है तो वो अपने लिए बेस्ट ही चाहेगा कि सबसे बेस्ट क्या है। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि डेक क्यों बेस्ट है। सबसे पहला पॉइंट, जो भी यहाँ पे ट्रेनर्स आपको पढ़ाते हैं वो पहले से ही किसी न किसी कंपनी में काम कर रहे होते हैं, और यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिकल स्टफ पे फोकस ज्यादा किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि किसी किसी इंस्टीट्यूट में सिर्फ थ्योरी बोर्ड पे लिख देते हैं और आप कॉपीज में लिख लेते हैं और घर पे जाकर प्रैक्टिकल करते हैं। मोस्टली इंस्टीट्यूट्स में ऐसा होता है डेटा साइंस के केस में। ठीक है, मगर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे किसी भी कोर्स से रिलेटेड ऐसा कुछ भी नहीं है। 100% प्लेसमेंट्स है, आपको प्लेसमेंट्स में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपके इंटरव्यूज वगैरह भी करवाए जाएंगे। वीकेंड असाइनमेंट और माइनर प्रोजेक्ट, यहाँ पे जो पढ़ाने का तरीका है वो ऐसा है कि आपको हर वीक असाइनमेंट दिया जाता है, हर फ्राइडे आपके असाइनमेंट को एवेल्यूएट किया जाता है। उसके बाद आपको माइनर प्रोजेक्ट्स भी दिए जाते हैं और हम लाइव प्रोजेक्ट्स पे भी वर्क करवाते हैं स्टूडेंट्स से। ऑब्वियस सी बात है कि मैंने इतनी सारी बात करी, हो सकता है आप लोगों को भरोसा नहीं हो डेटा साइंस के फ्यूचर स्कोप को लेके, मगर आप किसी ऑथराइज्ड बॉडी की बात को नहीं टाल सकते। तो देखते हैं, द यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स सीज स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन डेटा साइंस फील्ड एंड प्रेडिक्ट्स द नंबर ऑफ जॉब विल इंक्रीज बाय 28% थ्रू 2026। तो ये काफी बड़ा नंबर है, 11.5 मिलियन जॉब्स इस फील्ड में क्रिएट होने वाली है या हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करियर एकदम सेफ है, आपको बस डेडिकेशन चाहिए और कंसंट्रेशन चाहिए नॉलेज के लिए। ओके, बस फोकस करके पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। आपके कुछ डाउट्स होंगे, वो डाउट्स हम क्लास में देखेंगे। थैंक यू।